आज चुनाव की घोषणा हो गई। हाँ। तो एक मिक्स सी फीलिंग है। तो अब आप कैबिनेट मिनिस्टर के लिए लड़ेंगी? मैं विधायक बनने के लिए लड़ूंगी। आपको पता है यूथ का नजरिया, मुझे ज्यादा भारी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओके। आप लोगों की हेल्प हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि अभी तो सबसे यंगर जनरेशन है इंडिया में, तो आपको स्टेक होल्डर होना चाहिए, आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, उसको भी रियलाइज होना चाहिए कि मुझे युवाओं ने वोट दिया है। यूथ इस चीज को कंसिडर करे। Hi guys, welcome back to the Dvi Show. You're on episode number 34. Welcome back to another very special podcast that I'm going to have with a politician with me. मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ ऐसे टॉपिक्स के अराउंड, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारे लिए और आप सबके लिए आई एम श्योर इज अ पापा का डिपार्टमेंट या जीजू का डिपार्टमेंट या भैया का डिपार्टमेंट एंड नेवर आवर डिपार्टमेंट. So being a female plus being so far away from politics, I am going to sit down with a female politician, discuss more about it. तो एक step इसके towards मैं ले रही हूँ, एक step आप भी लीजिए. Go and subscribe to our channel, watch this podcast till the end. I'll make sure कि हम उनसे काफ़ी in depth बातें करें and about her personal life also, how she in the end got into politics, how has life been for her and what are her plans in the future. She is going to be representing the Malyanagar constituency as the cabinet minister. Going to be, अभी elections के results आने बाकी हैं. उन्होंने मात्र 1700 वोट्स से लास्ट टाइम वो हारी थी, which is nothing, which is peanuts literally. तो आज हम उनसे पूछेंगे कि कैसे वो जज्बा वापस आया to stand for the election again. What are her plans with the future of Jaipur? And आप अगर जयपुर के हो, आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए. मेरी कोशिश है कि मैं आपके सामने लाती रहूँगी ऐसे पॉडकास्ट, बट थोड़ी सी कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी सुनने की. जितना सुनेंगे उतना आई थिंक योर थॉट्स विल एक्सपैंड मोर, यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर. आज के पॉडकास्ट की अगर कोई सुनी हुई बात आपको कभी आगे की कॉन्वर्जेशन में समझ आई, दैट इज़ माई विन एक्चुअली एज अ पॉडकास्टर ऑफ जयपुर. So stay tuned and I'll see you in the end. नमस्ते. बड़ी स्मार्ट हो. अरे मैंने आपके बारे में इतना सब कुछ सुन लिया, अब मेरे को आपको देख के लग रहा है वो नहीं है जो सुना था. नहीं कि इतने आप मेरे को फिटनेस के बारे में भी बताया है आपकी, कैसे आप इतने एज में भी मेंटेन रखते हो खुद को. तो उन सब पे मैं बात करूँगी आपसे. आप कैसे हो मैम, क्या चल रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज चुनाव की घोषणा हो गई. हाँ. तो एक मिक्स सी फीलिंग है. हाँ. क्योंकि इलेक्शन लड़ना है ये तो है ही, लेकिन इलेक्शन की घोषणा हो जाती है तो एक अलग सी फीलिंग आने लग जाती है ना, एज इफ हमको किसी मोड में अब जाना ही है. तो आज मतलब डेट्स निकली है या लोगों के बारे में बात हुई है? जो नहीं, डेट्स की डिक्लेरेशन हो गया. राजस्थान में 23 नवंबर को इलेक्शन है. ओके. असेंबली का. ओह वाओ, नाइस. तो अब आप कैबिनेट मिनिस्टर के लिए लड़ेंगी? मैं विधायक बनने के लिए लड़ूंगी. और मेरी इच्छा है कि मेरी सरकार आए. तो और लगता भी है क्योंकि जैसे हमने काम किया है तो जनता का एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी है इस बार, और जनता भी चाहती है कि जो डेवलपमेंट का काम हुआ है उसके आधार पर मैंडेट वो दे. हाँ. तो सबसे पहली इच्छा है कि मैं विधायक बनूं और मेरी सरकार बने. आप इतने भारी भारी वर्ड्स यूज करेंगे तो मतलब हमारी ऑडियंस काफी क्लूलेस हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है यूथ का नजरिया कैसा है अभी. तो मुझे ज्यादा भारी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. okay. तो यूथ को आपको बड़े प्यार से अभी समझाना पड़ेगा कि क्यों पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए और क्यों सबसे पहले तो नहीं है इंटरेस्टेड यूथ. आपको क्या लगता है? देखिए, ये सबसे बड़ा है ना, अब दुर्भाग्य तो सही है ना शब्द. हाँ. ज्यादा भारी नहीं. ये डेमोक्रेसी का दुर्भाग्य है कि यूथ उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. और जब राजीव गांधी जी ने कंसीव किया था आइडिया कि 18 इयर्स की एज हो जानी चाहिए, तो उसका कारण भी ये था कि एक यूथ पॉपुलेशन वाले कंट्री में यूथ का डिसीजन मेकिंग होना चाहिए. और मैं समझती हूँ कि आज जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो उसका मतलब यूथ ही है. हाँ. और इतने बड़े देश में, इतनी आबादी वाले देश में ये डिविडेंड डिजास्टर ना बने, इससे जरूरी है कि ये पार्टिसिपेट करें. और जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की तो हम ये मानते हैं कि जो एबल हो
उसका चयन यूथ ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। हाँ. क्योंकि यूथ जो है ना वो जाति धर्म इसमें नहीं बढ़ता है। उसको क्या जरूरत है कि देश में उसकी एस्पिरेशंस पूरी हो जाए, है ना। हाँ. सपने देखते हैं यूथ, और सपने उन्हीं को देखने चाहिए क्योंकि उनकी उम्र होती है देखने की। पर सपना पूरा कैसे होगा जब पॉलिसी मेकिंग उनके अकॉर्डिंग हो, और वो तभी हो सकती है कि अच्छे लीडर्स को सिलेक्शन करें। तो आप जैसे सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, इज दैट वन ड्राइवर जो यूथ को आज के डेट में ड्राइव कर रहा है पॉलिटिक्स के टूवर्ड्स? देखिए, सोशल मीडिया सभी को ड्राइव कर रहा है इस समय, और ये दोनों ही चीजें हैं, जैसे बून और बेन दोनों हो गया ये। इसलिए कि बून इन सेंस कि आपको यदि रीच करना है किसी टारगेटेड ग्रुप को, हाँ. तो ये बहुत अच्छा फैसिलिटेटर है। हाँ. लेकिन ये साथ ही साथ फेक न्यूज वाला जो फंडा है ना, ये भी थोड़ा सा मिसगाइड करता है। क्योंकि देखिए, आज की जो आबादी है, स्पेशली यूथ पॉपुलेशन है, उसकी इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, इतनी सारी उसकी क्या कहना चाहिए कंस्ट्रेंट्स हैं, या इतने सारी उसकी मुश्किलें हो जाती हैं, उसको स्ट्रगल बहुत है उसका। तो वो काउंटर चेक नहीं करता है ना कि क्या फ्लो में आ रहा है क्या नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एक कांड हुआ था रामगंज में, तो उस इंसिडेंट में गवर्नमेंट ने वही काम किया जो कन्हैया लाल में किया उदयपुर में। आपको ध्यान है कन्हैया लाल एपिसोड जो मर्डर हुआ था? तो हम लोग ने कास्ट के बेसिस पे या धर्म के बेसिस पे कोई डिफरेंशिएट नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया में उल्टा चल रहा बहुत हो गया। हाँ. कि उसको 5 लाख दिए, इनको 50 लाख दिए। तो यूथ उस चीज को चेक नहीं कर पाता है, तो कई बार मिसगाइड हो जाता है। तो सोशल मीडिया इस मामले में थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए। अगर पॉलिटिकली कोई ऐसी खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, दैट मीन्स आपको उसको काउंटर चेक करना चाहिए। बट जैसे आप इतने टाइम मीडिया में थी, आप वहाँ की चेयरपर्सन थी मीडिया के फर्स्ट स्टेट ऑफ राजस्थान, तो आपने उसमें कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जिनको यूथ को फॉलो करना चाहिए, जो सिंपली बता पाएँ कि क्या चीज़ फैक्ट है और क्या चीज़ बस एक फेक न्यूज़ है? देखो, मैं जो मीडिया की इंचार्ज थी, तो मैं ट्रेडिशनल मीडिया जिसे कन्वेंशनल मीडिया कहते हैं वो ज्यादा डील करती थी। सोशल मीडिया मेरे पास नहीं था। अच्छा, जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मीडिया इंचार्ज बनते हैं ना, तो हमारा कन्वेंशनल मीडिया से ज्यादा ताल्लुक होता है। सोशल मीडिया जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग करते हैं, लेकिन आजकल पॉलिटिकल पार्टीज उसमें भी इंगेज हो गई है। पर एज ए पर्सन हमारा ज्यादा फोकस जो होता है ना इंचार्ज ऑफ मीडिया सेल, तो हम ट्रेडिशनल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया का अलग विंग है, पर मैं उसमें उतनी ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है मेरे पास। उसमें इतना ही था कि इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग अपना उसको फॉलोअरशिप बढ़ाते हैं, अपने मैसेज देने का एक उसको मीडियम मानते हैं। हाँ. क्योंकि आज भी लार्जर स्केल पे अगर पॉपुलेशन में पेनिट्रेशन है सोशल मीडिया का डेफिनेटली है, और मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल मीडिया से ज्यादा है। पर अगर क्रेडिबिलिटी की जहाँ बात आती है, तो आज भी न्यूज़पेपर से ज्यादा किसी की क्रेडिबिलिटी नहीं है। एज अ वुमन आपको कैसा लगता है इन अ वेरी मेल डोमिनेंट सेक्टर? एवरी सेक्टर इज मेल डोमिनेटेड, ऐसा मुझे लगता है ना। और जैसे आप लोगों की एज वालों को तो शायद ये डिफरेंसेस महसूस नहीं होते हैं, लेकिन व्हेन यू विल कम ऑफ एज तो यू विल रियलाइज कि हर जगह ये था। इन सम सॉर्ट देयर वाज अ बायस। तो इसको ऐसे समझो कि पॉलिटिक्स दो तरीके से होते हैं। मस्कुलर पॉलिटिक्स यानी कि आप बड़े दमदार हो, और दमदार इन सेंस पावरफुल इन सेंस कि आपके पास बहुत बड़ी फॉलोअरशिप है एंड यू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल एज योर फॉलोअर्स। और दूसरा है कि ये मनी का भी गेम ऐसा बोलते हैं, बट फॉर्चुनेटली आई हैवंट बीन इम्पेडिमेंटेड बाय ऑल दीज थिंग्स। तो मुझे ऐसा बहुत कुछ सामना नहीं करना पड़ा। पर हाँ, जब मैं कंटेस्ट कर रही थी इलेक्शन 2013 में, उससे पहले मैं काउंसलर रही, तो मैं औरत के सामने ही लड़ रही थी। तो पीपल चोज मी कि हाँ शी इज एजुकेटेड एंड ऑल इन दैट वे। और जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा मैंने असेंबली का, तो आई वाज कंटेस्टिंग अगेंस्ट अ मैन हु हैड बीन मेंबर ऑफ द असेंबली फॉर अराउंड 6 टाइम्स, और इस बार वो 7th टाइम है। एंड ही आल्सो बिलोंग्स कालीचरण, यस। So Mr. Kalicharan, he belongs to a community that is very dominant in our society, and he was the only leader of that community. So in that sense, I was contesting against a person who has a very good followership in the constituency, as well as he was very powerful in sense he had the money part, and he had all sorts of people as his followers who manipulate and who can do many things pertaining to elections. So in that case also in 2013 there was a wave throughout the country.
तो वहाँ पर ये हो रहा था कि भाई अभी तो ये सेमीफाइनल है, फिर फाइनल होगा. देन सम पीपल टोल्ड मी दैट यू आर अ गुड कैंडिडेट, बट दिस टाइम दिस वाज नॉट द प्रॉपर टाइम फॉर योर इंट्रोडक्शन इनटू इलेक्शन. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन माय पार्टी गिव मी द टिकट, तो उस समय what I realized is that maybe I have lost selection because some people may have considered कि भाई ये महिला है, ऐसा मुझे भी लगा. तो उस समय ना I had to prove कि भाई as a woman also I am capable of doing many things. तो क्या होता है ना कि जैसे वॉर होता है ना, तो उसमें आपको ऐसे समझिए कि आप किसी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. सो पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ वॉर. सो उसमें when you decide कि I'm going into the field, I have so many objectives, but it's not the objectives, it is your capabilities that matter. तो उस आदमी की कैपेबिलिटी में और मेरी कैपेबिलिटी में डिफरेंस था कि एज अ वुमन आई एम अ सॉफ्ट पर्सन, जो हमें ऐसा बोलते हैं कि महिलाएं होती हैं feminine, yes. So what people think is that in society a woman is credible, she is responsible, she is soft spoken, she is altruistic. All these qualities are designated to a woman. पर मैं ऐसा समझती हूँ आफ्टर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स कि ये जो चीजें हैं ना, these have been, they don't exist in vacuum. वैक्यूम में थोड़ी होती है ये तो किसी के लिए भी हो सकती है. मैन कैन ऑल्सो बी अ क्रेडिबल पर्सन, अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. एज अ फादर वी हैव सीन सो मेनी पीपल, सो मेनी मेन हु हैव बीन यू नो बीन वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड क्रेडिबल. पर ये क्या किया इसको कि जेंडर्ड कर दिया, इसको जेंडर्ड रोल बना दिया. तो उस कंडीशन में समटाइम्स इट हैपेंस कि कुछ लोग बायसेस के साथ काम कर जाते हैं वोट डालने में भी. मे बी दैट वाज द रीजन दैट आई लॉस्ट बाय शेयर मार्जिन ऑफ 1%. सिर्फ 1700 वोट्स थे. आपने जैसे बताया कि हर फील्ड में ही होता है ये, तो जैसे हमारी फील्ड में ऐसा रहता है कि क्रिएटिव काम तो लड़कियां करेंगी, डेटा वाला सारा काम लड़के करेंगे. तो बट मैंने इतनी लड़कियों को देखा है मेरी मार्केटिंग की इंडस्ट्री में कि डेटा पे इतना अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका. तो आई टोटली अंडरस्टैंड where this is coming from, or but when it's time to give credit, then somebody comes and imposes himself. That is happening everywhere. पर आपकी एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है जब आप पॉलिटिशियन कैसे बने. अब वो प्यारी है कि नहीं है वो हम बाद में लेवल करेंगे, पहले मेरे को सुननी पड़ेगी उसके लिए स्टोरी. तो आप पॉलिटिशियन बने कैसे? It's just by accident. I was never in politics and never inclined towards it. और मेरे को पॉलिटिक्स के वो भी नहीं आते तौर तरीके. आज भी नहीं आते मुझे. और एज ए ह्यूमन बीइंग समटाइम्स आई गेट डिप्रेस्ड कि ऐसा कैसे होता है. जब सेकंड टाइम मैंने लूज किया तो सब तरफ ऐसा लग रहा था कि आई एम विनिंग, देन आई लॉस्ट. और आई न्यू हाउ आई लॉस्ट. सो मुझे ऐसा लगा कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस. पर क्या होता है कि after you have given so many years of the creative years of your life to a field, and you don't abjure that. So I've decided कि I'll stay in this. Or it was destined. So I came into politics. I won first election, then second election as a councillor with good margin. Then I was made deputy leader of the opposition party. Then came a phase when I was denied a ticket after being offered and being the most appropriate person for that. Then I left politics for around 2 years. उस समय जरूर because age was not उतनी mature जितनी आज मैं हूँ. तो उस समय मुझे लगा कि no, I am not made for this field. You have to make so many compromises. I am not ready for that. So I left it. पर वो कहते हैं ना कि आपका प्रारब्ध होता है एक शब्द जिसे डेस्टिनी बोलते हैं. तो वो था, तो I am here. जो आपने कहा सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, कैसे सैक्रिफाइसेस होते हैं? I haven't seen what sort of sacrifices are there, but favoritism is there. And sometimes it happens that even if you are the most able person, then you are denied that opportunity, and you feel very bad. And it happens with many people. क्योंकि देखिए, it's not only in politics that it's happening. It happens everywhere. In corporate sector also it's happening. In glamour industry it's happening. So it happens. So you cannot blame politics solely for this. This is actually this can be temperamental, you know, for any sector. थोड़ी और आपकी पर्सनल लाइफ में को एक्सप्लोर करनी, क्योंकि आई एम श्योर आपके मतलब बहुत और एबल
इंटरव्यूअर्स होंगे जो आपकी बहुत अच्छी इंटरव्यू ले सकते हैं पॉलिटिक्स वाइज। मैं खुद को इनकेपेबल घोषित करती हूँ उस चीज के लिए, बट मैं आपकी पर्सनल लाइफ में और आपका दिनचर्या कैसा होता है, how are your kids doing? Actually, I am a very disciplined person, and that goes to my father. The trait has come from my father. He was in army first, and then he joined Indian Police Service. So I've been seeing from my childhood that he used to wake up at a particular time. Then he used to do his puja. Then he used to work out for an hour. And then at 8 o'clock in the morning, we were supposed to be on the dining table. So we had a very disciplined life during our childhood and adolescence. तो वो जब आपकी जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं ना, वही होते हैं आपके थ्रू आउट योर लाइफ, वही चलता है। तो वो तो है अभी भी। अच्छा, पॉलिटिक्स में होने के बावजूद भी मैं इंश्योर करती हूँ कि सवेरे मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे पूजा करनी है तो करनी है, और मुझे मेरे बच्चों का ध्यान रखना है तो रखना है। I have never compromised this part of my life, that I didn't care for my children. वो मेरे हार्ट के कोर में, they are always there. Yeah. Especially my daughter, she's a doctor at PGI. Yeah. So she was a gold medalist from SMS. Yes, she was a gold medalist. She got 9 out of 10 gold medals. Wow. She topped PGI for cardiology. So she's pursuing her cardiology there. Wonderful. So हमने अपनी पर्सनल लाइफ को कभी भी पब्लिक लाइफ के साथ इंटरमिंगल नहीं होने दिया। और हम आज भी मुझे शाम होने के बाद ऐसा लगता है मैं जल्दी घर चली जाऊँ, क्योंकि जैसा एक होता है ना, आई एम अ सॉर्ट ऑफ फैमिली पर्सन। सो मेरे को ऐसा लगेगा सब कुछ हो गया ना, मुझे घर जाना चाहिए। तो ऐसा मुझे लगता है सब में ही होता होगा, ऐसा मुझे ही नहीं है। और थोड़े से दायरे भी बना रखे हैं हमने कि हम कुछ ऐसा नहीं करते जिससे कि हमारी फैमिली पर कोई स्टिग्मा लग जाए। हम ऐसा करते भी नहीं, और हमने हमारे बच्चों का कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल भी इतना साउंड नहीं बना, क्योंकि बेटी को तो समय ही नहीं मिला। एंड इवन आई हैव इंश्योर्ड दैट माय सन इज ऑन इंस्टा। सो ठीक है, आप अपने थोड़े से जो दायरा है ना उसमें रहिए और अपना काम करिए। तो थोड़े से ये सारे ट्रेड्स फैमिली ट्रेड्स हैं। When you talk about sacrifice, probably this is also a part. Sacrifice, so see, every person does sacrifice in his or her life. Yeah. But depends for whom you are sacrificing. Is it your children, your spouse, or your मतलब immediate family members, your friends? It depends. तो ये तो ह्यूमन क्वालिटी भी होती है ना। तो so far as politics is concerned, sacrifice means you're not getting the ticket. You had some something was there which you don't want to do. So यही चीजें हैं, and I'm not expert in that because I haven't faced those things. But I know these things happen. आपने कभी बच्चों का सोचा नहीं कि पॉलिटिक्स में आएंगे? No, never. They're not interested. Want that? No. Why so? It's not a very smooth, field. Actually, if you want to become a civil servant, study for 2 years, close your doors. Yeah. Keep away from all those entertainment, all those things, and you can become a civil servant if you're intelligent, diligent as well. Yeah. But in politics, you have to give exam every 5 years. The first hurdle is getting ticket. First you have to be a claimant, and party should consider you the most appropriate person for contesting that constituency. So you have to pass so many exams, and finally when you go for the final exam, then there is no one examiner. You have lakhs of people who will judge you. So वहाँ पर जाकर के then comes the ideology of the party, then comes the caste equation, then many other external factors are there. Suppose there is a, like we can talk about पुलवामा, अगर वो ना हो तो नहीं आती बीजेपी की दोबारा सरकार. So there are so many factors at work. आप कितने भी अच्छे हो, आपने कितना भी अच्छा काम किया, तो भी एक ऐसा कोई मुद्दा आ जाएगा जहाँ आपको काफी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं तुम्हारा. क्योंकि मतलब हमारा जो है ना, ऑल्दो पॉलिटिक्स इज ऑल्सो परफॉर्मेटिव, पर आपकी परफॉर्मेंस को कौन जज कर रहा है? एक आदमी नहीं कर रहा है ना. आपकी परफॉर्मेंस को जज कर रहा है कोई कास्ट एंगल से कर रहा है, कोई आपके जेंडर से जज कर रहा है, कोई आदमी आपसे ये सोच रहा है कि ये श्रूड है कि नहीं है.
और उसको ये लग रहा है अगर ये ऐसे नहीं है, इतना एजाइल नहीं है, तो इसका क्या फायदा है। कोई सोच रहा है अच्छा ये सॉफ्ट पर्सन है तो ये अच्छा है। तो अब जजमेंट का लेवल अलग अलग है, उसमें आपको हर लेवल पे आप कैसे मतलब तो इट्स नॉट एसेंशियल दैट यू गो थ्रू ऑल द पैरामीटर्स, यू एक्सेल थ्रू ऑल द पैरामीटर्स, नॉट एसेंशियल। तो बड़ा, क्योंकि यू आर बीइंग जज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स हु हैव डिफरेंट माइंडसेट्स, तो फिर आप कैसे उसमें कर पाते हो। तो इफ यू आर लकी यू गेट थ्रू, इफ यू आर नॉट, एंड इफ आई एम कंटेस्टिंग फ्रॉम अ सीट व्हिच इज नॉट आइडियोलॉजिकली inclined to my party's ideology, so there's very when sometimes it becomes very difficult to convince people. Right. वो जो 80,000 लोगों ने आपको लास्ट इलेक्शन में वोट दिया था, क्या आपको लगता है उनका माइंडसेट होगा? जैसे आप कह रहे हो कि इतने लोगों ने, इतना डिफरेंसेस होते हैं, वो कास्ट वाइज देखेंगे, वो इतने पैरामीटर्स पे आपको जज करेंगे। जो 80,000 लोग आपके साथ खड़े हुए थे, उनकी क्या मानसिकता थी? देखो और मतलब यू कैन ऑल्सो हाईलाइट कि आपने क्या किया उन कम्युनिटीज के लिए। देखिए हमने जाति और समाज के नाम पे तो काम नहीं किया, हमने क्यूमुलेटिवली फॉर कॉन्स्टिट्यूंसी वे वर्कड। जो 70,000 लोग मेरे साथ खड़े हुए, उन 70,000 लोगों ने शायद ये सोचा, फर्स्ट थिंग तो ये था कि दिस कॉन्स्टिट्यूंसी वाज नेवर अ कॉन्स्टिट्यूंसी वेयर पार्टी रिपीटेड द कैंडिडेट, सो एवरी इलेक्शन दे यूज्ड टू चेंज द कैंडिडेट। तो पहला तो मुझे लगता है कि ये एक्सेप्टेंस हुई कि शी हैजंट रन अवे, तो पहला तो ये था। दूसरा ये कि द पर्सन आई वाज कंटेस्टेड अगेंस्ट, ही वाज अ करप्ट पर्सन, दैट एंड सो मेनी एलिगेशंस वर अगेंस्ट हिम, सो मे बी सम वोट्स वर बिकॉज ऑफ दैट। पर जो मैं मोस्टली समझती हूँ ना कि आई वॉज मीडिया चेयरपर्सन, सो पीपल केम टू एक्नॉलेजमेंट, दे रियलाइज दैट ओके शी इज अ पर्सन शी इज स्टैंडिंग द ग्राउंड, तो वो भी रीजन था। और थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी थी उनकी। पर जब हम इतने से छोटे मार्जिन से हारे ना, तो हमने बहुत काम किया पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। हमने फॉर 53 days continuously we walked for 12 to 13 kilometers per day, covering each and every household for the first यात्रा। सेकेंड टाइम हमने फिर वो इलाके ज्यादा किए जहाँ हम लोग कमजोर हैं, तो हमने एक यात्रा और कर ली। इसके अलावा गवर्नमेंट हमारी बन गई, फॉर्चुनेट रहे, तो हमने गवर्नमेंट से करोड़ों, और मतलब यूँ कह सकते हैं कि अराउंड 400 करोड़ के हमने काम कराए कॉन्स्टिट्यूंसी में। गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट सैंक्शन किए वो 1400 करोड़ चले गए। तो पब्लिक को ये भी लगता है कि ये हार के काम करा रहे हैं, गवर्नमेंट बन गई तो। और थोड़ा सा मुझे अब जाके समझ आया कि पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली कंटेस्टिंग इलेक्शंस, यू हैव टू हैव इंटीमेसी विद योर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और वो हमने क्रिएट की है। हमारे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेकुना था कि हमारे पास फुट सोल्जर्स जिनको कहते हैं वो नहीं थे यहाँ पर, बहुत फर्म। अब हमने एक टीम बनाई है विच इज़ लाइक अ फैमिली, तो एवरीवन वर्क्स, और हर आदमी इतना, जैसे होता है ना, जैसे वॉच टावर पे एक आदमी होता है एज अ गार्ड, उतनी एफिशिएंसी अलर्टनेस के साथ हम काम कर रहे हैं। और हमने जो बहुत ही इंक्लाइन थे कम्युनिटीज जो एक पार्टी आइडियोलॉजी पे थे, उनमें भी पेनिट्रेशन किया है। तो दिस टाइम वी आर होपफुल दैट पीपल विल वोट अस। अब कब स्टार्ट होंगे वोटिंग? 23 नवंबर को इलेक्शन की डेट आ गई है। हाँ। और अभी तो पार्टी को डिसाइड करना है किसको टिकट देना है, कब देना है, कब कैंपेन। बाकी हमारा कैंपेन तो जारी है, क्योंकि हम लोग तो एक दिन भी घर नहीं बैठे। कोविड के दौरान भी हमने बहुत काम किया, और हमारे सारे लोगों ने जो डिप्राइव्ड सेक्शन से सोसाइटी के घर जाके खाना पहुंचाया, मेडिसिन दी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाया। तो गुडविल आपकी इसी से होती है कि आप पॉलिटिक्स को सोशल सर्विस की तरह लो। और हमने कभी भी करप्शन की तरफ देखा भी नहीं, और हमने हमेशा एक ही बात कही कि हमारी गवर्नमेंट भी करप्शन के खिलाफ है और हम भी करप्शन के खिलाफ हैं। तो हम लोग जो हो सका वो हमने जनता के डेवलपमेंट के लिए किया। हो सकता है कुछ व्यक्तिगत काम ना करवा पाए, पर्सनल जो होते हैं किसी के, तो उसके लिए हम उनसे कहते हैं कि देखिए निजी काम होते हैं, कई बार नहीं हो पाते हैं, लेकिन हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, और उसमें हम लोग अलग, हमें लगता है एज है हमारे पास इस समय। आपका सोशल वेलफेयर का जो काम ज़्यादा रहता है, उसमें अभी हमने क्या क्या कवर करता है एक मिनिस्टर व्हेन इट कम्स टू सोशल वेलफेयर? देखो, इस सोशल वेलफेयर की तो कहानी ऐसी है कि मोदी जी ने इस बोर्ड को बंद कर दिया है। इट वाज अ कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ओके। सो
इसमें ऐसा होता था कि जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो था कि कुछ मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट देते थे, कुछ यहाँ से चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट भी कंसेंसस विद सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सोशल वेलफेयर बोर्ड से होता था। बट ये जो नीति आयोग बना प्लानिंग कमीशन को हटा के, इसने सब जगह रिकमेंडेशन किया कि बोर्ड्स बंद कर दी जाए। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कंसीव किया था कि एक वेलफेयर स्टेट में सोशल वेलफेयर बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि उस समय आपको ध्यान होगा कि बहुत कम बोर्ड्स हुआ करते थे। फर्स्ट बोर्ड बना था ये पूरे इंडिया में, और इसका इस तरह से बनाया कि फेडरल पॉलिटी क्या होती है उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट से चले। 5000 करोड़ का बजट इसका होता था। मतलब पहले कम होगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते इतना आ गया था जब मोदी जी राज में आए। बस रूटीन तो यही है कि जैसे आपके लिए खाना जरूरी है, वैसे मेरे लिए पढ़ना भी जरूरी है। और ये सब मतलब शुरू से है, क्योंकि मेरे फादर भी एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर है उसको पढ़ते थे, वो हमें भी हैबिट आ गई। तो ऐसा लगता है वो नहीं पढ़ा तो आपको पता नहीं आपके दिन की शुरुआत कैसी हो रही है। तो ये कुछ ये एक्चुअली फैमिली के वैल्यूज़ होते हैं जो आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। और जैसे जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं ना, वैसे ये एक्सटर्नल जेनेटिक्स होती है। और बाकी ठीक है जितना हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में आने के बाद थोड़ी टाइम का क्रंच हो जाता है, और वो क्रंच होता है तो आपको एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। जो चीज़ आप सुबह करते थे उसको आप रात में भी डिवाइड करने की कोशिश करते हो, पर विद एज कंसंट्रेशन नहीं होता उतना, तो कई बार फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है। बट ये मस्ट है कि पढ़ना है, क्योंकि देखिए मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर आप अच्छे लीडर हो ना, तो आपको जानकारी दुनिया जहान की होनी चाहिए। क्योंकि आपको जब कहीं बुलाया जाता है किसी भी ओकेजन पे, तो लोग ये उम्मीद से बुलाते हैं ना कि यू आर अ लीडर, तो आप एक्सपर्ट तो नहीं हो, बट यू शुड हैव एटलीस्ट इतनी नॉलेज कि आप उस टॉपिक पे बोल सको। और एक बार मैं सीएम साहब ने भी हमको एक दिन कहा कि भाई अगर नेता हो तो 1.5 घंटा अखबार तो पढ़ो, 1-1.5 घंटा, तब तो तुम्हारा एनरिच होगा माइंडसेट कि हमें क्या क्या करना चाहिए, या जो दूसरा है मतलब एज एन ओपोनेंट आपके लिए दूसरा क्या बोल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए इंसान को। फिर पेपर पढ़ने के बाद आपके ऑफिस आवर्स कैसे होते हैं? देखिए ऐसे पॉलिटिक्स में कोई डेजिग्नेटेड ऑफिस आवर्स नहीं होते, कि पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती है, और पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली आप उसके हिसाब से काम करोगे। पर मैं कोशिश करती हूँ, जब से मैं चेयरपर्सन बनी सोशल वेलफेयर बोर्ड की, तो ये फॉर्चुनेटली ये जो ऑफिस है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आता है, मतलब उसका एंड है इस तरफ। तो हम लोग वहाँ पर जन सुनवाई करते हैं पर डे। सो अराउंड 1 o'clock to 5 o'clock तो हमारा कोशिश होती है ऑफिस में हम बैठें ताकि जनता के काम कर सकें। अच्छा, तो उस टाइम कैसे लोग आपके पास आते हैं, क्या सवाल होते हैं? देखिए काम तो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है, तो जो हमारा जुरिस्डिक्शन है उससे भी डिफरेंट लोग आ जाते हैं, पर हम उनके काम करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक नेता को क्या करना है, अगर आप राज में हैं तो आप अधिकारियों से काम करवा सकते हो, कोई स्कॉलरशिप पेंडिंग है तो उसको फैसिलिटेट कर देते हैं, किसी के एडमिशन की बात है हॉस्टल्स में जो ये ट्राइबल एरियाज के हैं या विमेन हॉस्टल्स हैं, इन सब में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी के तो बहुत से काम होते हैं, हर तरीके के काम। क्योंकि देखिए ये जो पब्लिक लाइफ है ना, इसका नाम ही पब्लिक लाइफ है, तो पब्लिक लाइफ का मतलब है कि आपको अपना टाइम जनता के लिए देना है। और जनता के लिए जब आप टाइम दे रहे हैं ना, तो आप जनता आपके पास हर ग्रीवेंस के लिए आ सकती है। कभी फैमिली प्रॉब्लम के लिए आती, कभी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आ जाती है, कभी उनका कोई पुलिस का ग्रीवेंस होता है तो वो आपके पास आती है मदद के लिए। आपको उनकी सड़क, सीवर, नाली ये सब भी काम करवाने पड़ते हैं। तो पब्लिक लाइफ मीन्स यू हैव टू हैंडल ऑल द एस्पेक्ट्स जिसकी उम्मीद के साथ जनता आपके पास आ रही है। तो कोशिश करते हैं, हर चीज़ संभव नहीं है लेकिन करते हैं कोशिश। फिर घर जाने का टाइम? वो कोई टाइम नहीं है। ऑल्दो आई एम डायबिटिक सो आई हैव टू मील टाइम सो आई जस्ट मतलब आई एम टेकिंग गुड केयर ऑफ माई सेल्फ, अदरवाइज इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पर कोशिश करते, बट समटाइम्स कुछ स्किप होता है तो यू फील रेपरकशंस फिजिकली। सो आई ट्राई, मतलब अभी हम अवॉइड करते हैं कि फिजिकली बहुत स्ट्रेन ना हो, तो कोशिश तो करते हैं। फिटनेस के लिए कब टाइम निकालते हो आप? फिटनेस तो मजबूरी हो गई, क्योंकि व्हेन यू हैव ब्लड शुगर तो यू हैव टू बी, मतलब इट इज एडवाइजेबल कि अगर आपको अच्छा जीना है, क्वालिटी लाइफ, तो यू हैव टू। सो आई डू इट रेगुलरली, रिलीजियसली, आई वर्क आउट। अभी आपके योर किड्स आर एट होम?
My daughter, she's in Chandigarh. She, as I told you, she's a doctor. She's Yeah. pursuing her cardiology there. Yeah. And my son, he has completed his post graduation as well as मतलब एक और डिग्री होती है नेट की वो. But now he's here. तो Okay. I think he'll pursue his higher studies after my election. ओके. हम जैसे स्टेट और सेंट्रल इलेक्शंस की बातें कर रहे थे कि ज़्यादातर लोग स्टेट इलेक्शंस में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते और सेंट्रल में ठीक है कर आते हैं वोट, क्योंकि वो तो अब मार्केट भी इतना अच्छे से हो गया है कि सेलिब्रिटीज़ जा के अपनी फिंगर्स दिखा रहे हैं, तो उस दिन सबको पता है कि हाँ ये इलेक्शन कर देते क्योंकि ये फेमस है, बट स्टेट के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता. देना चाहिए क्योंकि भाई फर्स्ट रिड्रेसल तो स्टेट गवर्नमेंट से ही होगा, आपका जिस स्टेट में आप रिजाइड करते हो. दूसरी बात ये है कि देखिए मैं एज अ वुमेन एक अपील भी करना चाहती हूँ यूथ को कि आपको पता नहीं है कि पॉलिटिक्स कितना डिफिकल्ट है. लोग ऐसे सोचते हैं अच्छा ये नेता है तो इसको ये इसके हाथ में सब कुछ है एंड दे लिव अ वेरी मतलब लग्जरियस लाइफ सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग आती है. ऐसा नहीं है. टू अचीव समथिंग यू हैव टू डू मैनी थिंग्स इन सेंस कि आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है. और वंस आई प्रेजेंटेड अ पेपर हैम्स्टेड यूनिवर्सिटी में स्वीडन में, तो उस समय आई वाज काउंसलर इन जयपुर नगर निगम. सो मैंने उनको वहाँ कहा कि भाई आपके एनवायरनमेंट में हमारे एनवायरनमेंट में डिफरेंस है. आज इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, वर्ल्ड ओवर इट्स अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, पर वहाँ पर एडवांसमेंट के थ्रू महिलाओं को जैसे प्रमोट करते हैं कि हाँ इक्वल पार्टिसिपेट, क्योंकि वहाँ पर एक चीज़ तो है कि इक्वालिटी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. मे बी अपनी पर्सनल बाइसेस हो सकते हैं, पॉलिसी में नहीं है. हमारे यहाँ भी पर्सनल बाइसेस हैं, पॉलिसी में नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. तो इन पॉलिटिकल पार्टी आप आते हो तो जैसे मैं आई, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन का टिकट डिनाई कर दिया जबकि आई वाज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन एंड पार्टी आल्सो रियलाइज दैट. तब मुझे लगा कि आई एम नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स, तो मैंने उसको डिनाई करने की सोच लिया था. बट लेटर ऑन फिर पार्टी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, स्पोक्स पर्सन बनाया, फिर मीडिया चेयरपर्सन बनाया, देन दे गिव मी द टिकट. बट वो सीट ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा सक्सेस का रेट नहीं था उसमें. तो एज अ वुमन first you have to prove that you are capable for getting ticket. A ticket getting is a very cumbersome process in a sense that you have to prove your credentials many times. Like as I was spokesperson, तो लोग सोचते थे मतलब I'm not saying कि पार्टी ने ऐसा सोचा, but people used to think कि अच्छा एक औरत को डाल दो spokesperson के पैनल में, we also need a woman. पर आपने प्रूव किया तो next time they promoted you and you made you the in charge of media section. So अच्छा हमारे साथ क्या है कि जो हम लोग जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है ना एज अ फीमेल, तो हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं. वो आप भी करते हो अपने एरिया में, क्योंकि आपके मन में एक चीज होती है जो इनबिल्ट हो जाती है सोसाइटल एनवायरनमेंट से कि आपको जो जज कर रहे हैं वो डबल स्टैंडर्ड से कर रहे हैं. होता है ना, ये हर जगह है ना. तो उस समय फिर आपको अपना बेस्ट देना पड़ता है और एक्नॉलेजमेंट उतने डिग्री से नहीं होता है. तो पहला तो आप अपने आप को स्टेबल बनाइए, आप इस लायक बनिए कि आपको टिकट दे पार्टी. ये सोचे कि आपको टिकट दिया जाना चाहिए, नॉट एज अ टोकन. फिर आपको चुनाव भी लड़ना है और जीतना भी है, तब वहाँ सोसाइटी में भी टोकनिज्म ना हो, ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करो. सो आई हैड टू नर्चर दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी टू मेक इट fit for a woman. So for nurturing that constituency, I'm nurturing it as if I'm bringing up my children. तो मैंने अपने रिलेशन ऐसे बनाए वहाँ पे कि मतलब जो एज ग्रुप मेरा है उससे फ्रेंडली रिलेशन है, जो मुझसे बड़े हैं उनके लिए रिगार्ड वाला रिलेशन है. फॉर यंगस्टर्स आई एम द एल्डर सिस्टर और वट एवर एज अ फ्रेंड. सो दिस आई हैव लर्न दिस टाइम आफ्टर लूजिंग बाय अ sheer margin. So I thought कि या तो आपको जीतना है और नहीं जीतना है तो यू हैव टू शन दिस टाइम. So I decided कि जीतना है मुझे और जीतना है तो युवाओं का साथ चाहिए. And I'm appealing through you कि भाई come out, vote for me. Yes. And it's not just you're supporting a woman, but you support a system in which people will consider your मतलब aspirations, your demands. Otherwise तो क्या होता है कि अगर आपको बहुत आसानी से कुछ मिलता है ना तो फिर आपके लिए ये चीजें मायने नहीं रखती हैं. फिर आपकी सोच, अगर मुझे ये रियलाइज हो जाएगा कि यूथ मुझे वोट कर रहा है तो ऑब्वियसली मेरे लिए वो कॉन्स्टिट्यूएंट ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा. क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि इस बार विमेन पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा है वोटिंग परसेंटेज में. तो थ्रू आउट इंडिया
तो वीमेन के जो इश्यूज हैं उसको केटर करना जरूरी हो गया पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, देयरफॉर दे हैव ब्रॉट विमेन रिजर्वेशन बिल, ऑल्दो इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक जिसकी कोई डेट ही नहीं है, बट स्टिल दे हैव ब्रॉट इट. तो समटाइम्स इन द नियर फ्यूचर आफ्टर अ डेकेड ये फीजिबल हो पाएगा. तो ऐसे ही यंगस्टर्स को भी, और मैं तो कहती हूँ दे शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, क्योंकि अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके इश्यूज को भी एक मतलब प्लेटफॉर्म मिल जाएगा. आपकी टॉप कौन सी प्रायोरिटी लिस्ट में है कि आप जब जीतोगे तो ये चीजें तो मुझे करवानी है? व्हाट डू यू स्टैंड फॉर? See, I'm very much concerned about the climate change, which is not a concern for most of the people who are in politics, but I'm very much concerned क्योंकि जब मैं अपने constituency में जाती हूँ तो लोग बोलते पानी नहीं आ रहा है, then there is no proper drainage system. So what I want is that if I get this opportunity this time, तो मैं अपने विधानसभा को थोड़ा सा रैशनली डेवलप करना चाहती हूँ, ताकि जो रोज की परेशानी है ना, आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाइए, यू नेवर कम अक्रॉस अ प्रॉब्लम कि सीवर चोक हो गया या फिर आपको पानी नहीं आ रहा है. तो वहाँ के कॉन्सेप्ट में हमारे कॉन्सेप्ट में बहुत डिफरेंस है. वहाँ हम लोग पानी का बिल लेते हैं, पानी आ रहा है उस पर, वहाँ एग्जिट पे बिल लगता है, यानी आपका कंजम्पशन पे बिल है. कंजम्पशन पे जब से टैक्स आप लगा देते हैं ना, तो आदमी उसको यूटिलाइज करता है लिमिट में. हमारे यहाँ दूसरा काम हो रहा है, हम लोग सिर्फ मतलब लगा तो कंजम्पशन पे ही रहे हैं, पर एग्जिट को नहीं चेक करे तो बर्बाद जाता है वो. तो कुछ हमें अच्छे हैबिट्स बनाने पड़ेंगे. साथ ही साथ जैसे रैशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि सड़क को केम्बर होता है, एक वर्ड होता है इसका टेक्निकल, कि उस तरीके से बने ताकि जो साइड्स है ना उसके, उसमें आप ड्रेनेज की व्यवस्था करो, क्योंकि पानी का बर्बादी नहीं होनी चाहिए. वाटर टेबल्स खत्म होते जा रहे हैं. अभी हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मोर देन 150 ट्यूबवेल्स करन से 50 से ऊपर फेल हो गए. तो दिस वरीज मी अ लॉट, नॉट एज अ पॉलिटिशियन बट एज अ ह्यूमन बीइंग, कि अब इन फ्यूचर हमको बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है. और ये जो पॉलिसी मेकिंग का विजन है, ये तो पॉलिटिक्स से ही होना है. सो दिस कैन बी अ point of concern and point of implementation for me. वाह. अब मैं जैसे इतने एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठी हूँ, इतने क्रिएटर्स के साथ बैठी हूँ और आज आपके साथ बैठी हूँ, मुझे लग रहा है कि जैसे एक एंटरप्रेन्योर के लिए उसका ब्रांड उसका बेबी होता है, एक आर्टिस्ट के लिए उसकी क्रिएशन उसका बेबी होता है, आपके लिए पब्लिक. I'm nurturing them like a family, this I've realized after losing with 1700 votes. तो मुझे लगा कि they wanted to elect me, but somewhere there was some confusion or maybe some manipulation. So to overcome all that sort of a hurdle, चाहे वो confusion हो चाहे manipulation हो, you have to have a strong bond with them. Right. और for creating that strong bond, you have to go to their home, या फिर participate in their cultural functions, because ours is a cultural society और हमारे यहाँ तो हर दिन त्योहार है. तो उनको ये लगना चाहिए कि she is like us. She is not a person from some other planet. जो कि पॉलिटिशियंस के लिए नॉर्मली ऐसा बोलते हैं. तो जितना ग्रेगरियस होगे, जितना इंटरमिंगल करोगे ना, उतना ही आप कॉन्फिडेंस बनता है. ऑल्दो समटाइम्स ये डिफिकल्ट भी हो जाता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भी अवेलेबल हो ना, तो वो इसको टेकन फॉर ग्रांटेड होता है. लेकिन फिर आप आओ मत पब्लिक लाइफ में. अगर आपको ये फीलिंग आ जाए ना कि टेकन फॉर ग्रांटेड है, तो फिर आपको नहीं आना है, क्योंकि अगर आपको सेल्फ सेंटर्ड काम करना है तो फिर आपके लिए दूसरे फील्ड्स हैं. आपकी वो रात कैसी थी when you lost and you had to go to bed? मैं ज्यादा छोटे से मार्जिन से, मैं ज्यादा तो नहीं लिया सिर पे. मुझे बस एक ही बार बहुत दुख हुआ था, वो था 2009 का समय, जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी बिकॉज ऑफ माई एबिलिटी एंड देन इट वाज डिनाइड. तो उस समय मे बी माई एज वाज नॉट इतनी मैच्योर. तो आई फेल्ट वेरी बैड एंड आई क्राइड अ लॉट. Then I said, why did I waste my 10-12 years in this thing? I would have been a good professor at some university. मैं ऐसा सोच करके, and I had a fight with my husband also. I said कि you people have spoiled my life. I had one of the foreign universities had offered a post, और वो भी थी तो temporary, but ad hoc basis पे लेके they make you a permanent faculty. विदेशों में हो जाता है ऐसा if you are efficient. तो at that time I was in utter depression. But अभी तो party had given me the ticket, I had contested, I had no grudges, and I felt कि भाई जनता ने भी इतना वोट दे दिया, तो although losing is always troublesome, पर मुझे इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई
कि जब मैं छोटे से मार्जिन से हारी तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने मुझे 10-15 दिन अकेला छोड़ा ही नहीं। और ड्रास्टिक चेंज क्या हुआ कि जो मेरा फेसबुक अकाउंट था इसमें आई थिंक 40,000 फॉलोअर्स थे, वो 15 दिन में 1.5 लाख हो गए। और फिर उसके बाद ऑर्गेनिकली इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो उससे मुझे लगा कि यू हैव एक्सेप्टेंस, इट वाज नॉट डेस्टिन्ड दिस टाइम, बट इफ यू वर्क हार्ड एंड इफ पार्टी कंसिडर्स यू द कैंडिडेट, दिस टाइम यू विल बी एबल टू मेक द डिफरेंस। सो मैं फिर बस कोविड था तो भी और उसके अलावा भी आई एम वर्किंग वेरी हार्ड विद अलॉन्ग विद माय ऑल यू नो फ्रेंड्स एंड ऑल माय पार्टी मेंबर्स। तो हम सब लोग एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं और दिस टाइम हमारे साथ जो भी जुड़ा हुआ है ना उसको बड़ी उम्मीद है कि हम जीतेंगे। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी विशेस, गुड विशेस कि आप जीतो और बहुत सारा लक। एंड आई एम श्योर कि जो हमारी ऑडियंस है जो 25 से 35 इयर्स जो मैंने आपको बताया है, मतलब ठीक है 18 से 25 फिर भी लोग नहीं कर रहे हैं, बट ये एज इस टाइम तक आई थिंक पॉलिटिकली साउंड हो जाने चाहिए लोग। तो अगर मेरा छोटा सा हेल्प भी आपको मिल जाए आपके वोट्स में तो इट विल बी अ बिग थिंग फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर यू। आई एम सो ग्रेटफुल। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की हेल्प हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अभी तो सबसे यंगर जनरेशन है इंडिया में। और अब मतलब नेक्स्ट जो समय है वो सब आपका ही है। तो आपको स्टेक होल्डर होना चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नॉट कंटेस्टिंग इलेक्शंस, इट इज पार्टिसिपेशन बाय वोटिंग आल्सो। सो इफ यू डोंट पार्टिसिपेट इन दैट सेंस तो हम डेमोक्रेटिकली भी बहुत कह सकते हैं इल इक्विप्ड हो जाएंगे। तो हर स्टेक होल्डर का स्टेक होना चाहिए क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। उसको भी रियलाइज होना चाहिए कि हाँ मुझे युवाओं ने वोट दिया है, सो हैव टू बी अकाउंटेबल टू देम आल्सो। तो ये चीज चाहते हैं कि यूथ इस चीज को कंसिडर करे और आई एम होपफुल दैट दिस पर्टिकुलर एफर्ट फ्रॉम योर साइड विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मेरी पॉलिटिकल पॉडकास्ट की बोनी करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड आई एम highly grateful to you for that. Okay, we'll close this episode for now. Thank you guys. See you in the next episode. Bye. I hope आपको बहुत अच्छा लगा एपिसोड। मेरा तो पूरे टाइम I had goosebumps, but I hope this was a successful episode. I know मैंने आपके काफ़ी सारे सवालों के शायद जवाब उनसे नहीं एक्सट्रैक्ट किए, but this is a journey. हम और पॉलिटिकल पॉडकास्ट करेंगे। दिस एक्चुअली गेव अस कॉन्फिडेंस बूस्ट दैट वी नीडेड और एक और थोड़ा कॉन्फिडेंस पंप आपके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने के बाद आ जाएगा। यूजुअली मैं हर वीडियो के एंड पे एक रेफरेंस पॉडकास्ट देती हूँ, बट इसका कोई रेफरेंस पॉडकास्ट नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ अ काइंड। तो go to our full videos playlist and watch all the episodes and keep sharing the knowledge यार। और जयपुर और राजस्थान के लोगों को सपोर्ट करो। That's the way you can grow a state into something bigger. See you guys in the next episode. Bye bye.